दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसे बयान से करते हैं जिसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ मंच है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की कुर्सी, और उस कुर्सी पर बैठा शख्स खुलेआम कैमरे के सामने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्य विपक्षी दल की अध्यक्ष को ये धमकी दे रहा है कि आपको सड़क पर उतरने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इंतज़ाम कर देंगे कि आप घर से बाहर ही ना निकल पाएँ। कम बोलिए, थोड़ा आराम कीजिए, आप उम्र दराज हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बयान बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के मुंह से निकला है। और सामने खड़ी हैं ममता बनर्जी, जो 4 दशक से बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान रही हैं। ये बयान इतना गंभीर था कि ममता बनर्जी को तुरंत ट्वीट पर आना पड़ा और उन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश तक को पुकार लगाई कि क्या ये वो भारत है जिसकी कल्पना हमारे संविधान ने की थी। एक बैठे हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष के मुख्य नेता को खुले तौर पर धमकी दी कि वो घर से बाहर नहीं निकल पाएंगी। दोस्तों, ये एक ऐसा राजनीतिक क्षण है जिस पर आने वाले सालों तक बहस होगी, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के अपमान का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र की उस बुनियादी अवधारणा पर हमला है जो कहती है कि विपक्ष को विरोध करने का पूरा अधिकार है। दोस्तों, पूरा माजरा समझने के लिए हमें एक कदम पीछे जाना होगा। बीजेपी सरकार ने बंगाल में सत्ता संभालने के बाद ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना को बंद नहीं किया, बल्कि उसका नाम बदल करके अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। चुनाव से पहले वादा किया गया था कि इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद हुआ क्या? बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना की सूची से बाहर कर दिया गया। जो नाम पहले से थे उन्हें भी हटाया जा रहा है और जिनके खाते में पैसा पहुंचना था वो पहुंच नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने अपनी फेसबुक लाइव के जरिए ये मुद्दा उठाया, कहा कि जो महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित हो रही हैं उनके नाम, पते और फ़ोन नंबर इकट्ठा किए जाएं ताकि उनकी लड़ाई लड़ी जा सके। उन्होंने ये भी 2 टूक कह दिया कि जब तक बीजेपी सत्ता से नहीं जाती तब तक वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगी। बस यहीं से शुरुआत हुआ था पूरा तमाशा। ममता के इस बयान के कुछ ही घंटे के भीतर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चेतावनी दे डाली, रास्ते अपनी जाते ना बेरोते पारें तार व्यवस्था हम करब। अब यहाँ बात सिर्फ शब्दों के चयन की नहीं है दोस्तों, ये पूरा एटीट्यूड का मामला है। एक मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना, विपक्ष को अपनी बात रखने की जगह देना, आलोचना सुनना और उसका जवाब सुशासन से देना। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो एकदम उल्टा है। यहाँ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप बात मत कीजिए, आप थक चुकी हैं, आप बूढ़ी हो चुकी हैं, आप आराम कीजिए और अगर आप बात करेंगी तो हम आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर यही बात किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के किसी नेता को कही होती तो कैसा शोर मचा होता। अगर यही बात केरल के मुख्यमंत्री ने बीजेपी के अध्यक्ष को कही होती, अगर यही बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किसी और वरिष्ठ भाजपा नेता को कही होती तो पूरा गोदी मीडिया आसमान सिर पर उठा लेता। लेकिन यहां क्या हो रहा है? चुप्पी है या फिर हल्की सी टिप्पणी करके मामले को दबाने की कोशिश हो रही है? यह डबल स्टैंडर्ड ही आज के मीडिया का सबसे बड़ा चरित्र बन चुका है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की उस स्ट्रैटेजिक चाल की जिसने इस पूरे मामले को एक नया आयाम तक पहुंचा दिया है। एक तो उन्होंने तुरंत ट्विटर पर आकर के राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों को टैग कर दिया। यह बहुत ही चतुर राजनीतिक कदम है, क्योंकि इससे मामला अब सिर्फ बंगाल की राजनीति का नहीं है, ये अब पूरे देश की संवैधानिक व्यवस्था का मामला बन गया है। जब देश की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी को टैग किया जाता है तो उससे मामले को नजरअंदाज करना संभव नहीं रहता। दूसरी बात, ममता ने इस मुद्दे को महिला अधिकारों से जोड़ दिया, यानी बात सिर्फ मेरे अन्याय की नहीं है, बात बंगाल की करोड़ों गरीब महिलाओं के हक की है जिनका हक मारा जा रहा है। ये मुद्दा जमीन तक जाता है, हर घर तक जाता है, हर उस परिवार तक जाता है जिसकी महिलाएं इस योजना पर निर्भर हैं। और तीसरी बात, ममता ने साफ कह दिया कि वो सड़क पर उतरेंगी, विरोध करेंगी और कोई उन्हें रोक नहीं सकता है। ये वही तेवर है जिसके दम पर उन्होंने 4 दशक तक बंगाल की राजनीति में अपनी जगह बनाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरे बड़े मोर्चे की जो सुप्रीम कोर्ट में खुला है और जिसने बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। जैसे कि आप जानते हैं, टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी सरकार बनने के बाद एनसीपीआई नाम की एक छोटी सी पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने इसे दल बदल कानून के तहत अवैध ठहरा
ठहराने की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने कई महीनों तक याचिकाएं लगाई गई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस बी मोहना की बेंच के सामने सुनवाई हुई। कोर्ट ने 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया और सबसे बड़ी बात यह कही कि यह अब सिर्फ नोटिस जारी करने का सवाल नहीं है, यह एक तय समय सीमा में कार्रवाई पूरी करने का सवाल है। यह लाइन अपने आप में स्पीकर के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अब कुंडली मारकर बैठे रहने का जमाना नहीं है, अब जवाब देना ही पड़ेगा। और यही वो पहली जीत है जो ममता के खेमे में एक नई ऊर्जा भर रही है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक तर्क समझना जरूरी है दोस्तों। दल बदल कानून यानी कि संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत विलय की अनुमति तभी दी जाती है जब मूल राजनीतिक दल का किसी दूसरे दल में विलय हो और उस पर उस दल के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों। यहां सिर्फ 20 सांसदों का विलय हो जाना काफी नहीं है, क्योंकि मूल राजनीतिक दल यानी कि टीएमसी अभी भी ममता बनर्जी के पास है। यह मूल टीएमसी किसी भी पार्टी में विलय नहीं हुआ है। यह वही तर्क है जिसे 2023 में महाराष्ट्र के शिवसेना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष देसाई फैसले में साफ किया था। कोर्ट ने वहां कहा था कि केवल विधायी दल 2/3 हो जाना ना तो मूल पार्टी का उनका कब्जा साबित करता है, ना ही उन्हें दल बदल कानून की जकड़ से बचाता है। यही फैसला अब बंगाल के बागी सांसदों के लिए सबसे बड़ी दीवार बनकर के खड़ा है और यही वजह है कि दिल्ली से लेकर के बंगाल तक बीजेपी के रणनीतिकारों की नींद उड़ी हुई है। इस बीच एक और बहुत रोचक खबर सामने आ रही है दोस्तों। बताया जा रहा है कि 20 बागी सांसदों में से 3 मुस्लिम सांसद, जिनमें यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है, इन तीनों की टीएमसी में घर वापसी की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। एक महीने पहले ही इन तीनों ने खुले तौर पर ऐलान किया था कि वो एनडीए के साथ नहीं है, वो बीजेपी की उन बंद कमरे की बैठक का हिस्सा नहीं है जहां बागी गुट की रणनीति बनती है। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद इन तीनों को यह साफ हो गया है कि अगर सांसदी बचानी है तो सबसे सुरक्षित रास्ता ममता के खेमे में वापसी का ही है। ये वापसी अगर हो जाती है तो बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होगा, क्योंकि पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा। कल तक जो बीजेपी ये कहती फिरती थी कि टीएमसी टूट रही है, कल वही बीजेपी सफाई देती फिरेगी कि हमारे बागी वापस क्यों जा रहे हैं। और यही राजनीति है दोस्तों। कब कौन सा तिनका किस पलड़े में गिर जाए ये कोई नहीं जानता। सोचिए दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने जो बयान दिया कि ममता कम बोले आराम करे, वो उम्र दराज हो चुकी हैं, ये बयान क्या दिखाता है? ये बयान दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जमीन खिसक रही है। जब आप जीत रहे होते हैं, जब आपके पैरों तले जमीन मजबूत होती है, तब आप अपने विरोधियों को उम्र से जोड़ करके अपमान नहीं करते। यह अपमान तभी निकलता है जब अंदर से डर होता है। एक कहावत है दोस्तों कि जब भेड़िया थक जाता है तो शेर पर हंसने लगता है। ठीक वैसे ही कुछ यहां हो रहा है। एक तरफ महिलाओं की योजना का पैसा नहीं पहुंच रहा है, दूसरी तरफ बागी सांसद वापसी की सोच रहे हैं, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया है। तो जाहिर सी बात है कि झुंझलाहट में कोई ना कोई बयान निकल जाएगा और यही झुंझलाहट अब सामने आ रही है दोस्तों। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी खुद कभी टीएमसी का हिस्सा थे, कभी ममता की मंत्रिमंडल में मंत्री थे और आज उन्हीं ममता को घर में कैद करने की धमकी दे रहे हैं। राजनीति में ये रंग बदलने की कला अपने आप में शोध का विषय है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो हम सबको समझनी चाहिए, जब ममता ने बरुईपुर और हली शहर में उन परिवारों से मिलने की कोशिश की जिनके खाते में अन्नपूर्णा योजना का पैसा नहीं पहुंचा था, तब क्या हुआ? सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया, तुरंत उन परिवारों तक पैसा पहुंचाने का इंतजाम किया ताकि मामला और आगे ना बढ़े। ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि जब जन दबाव बनता है तो सिस्टम भी काम करता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जन दबाव के बाद तुरंत काम हो सकता है तो पहले से क्यों नहीं हो रहा था? सरकार जब वादा करती है तो हर पात्र महिला को पैसा मिलना ही चाहिए, बिना किसी विपक्षी नेता के दौरे के, बिना किसी फेसबुक लाइव के, बिना किसी सड़क आंदोलन के। यह उनका अधिकार है, यह कोई मेहरबानी नहीं है। लेकिन जब सरकार का पूरा फोकस विपक्ष को दबाने पर हो, ना कि सुशासन देने पर, तो ऐसी ही स्थिति पैदा होती है। और यही ममता की सबसे बड़ी ताकत है कि वो जमीन पर उतर करके सिस्टम को मजबूत कर देती हैं कि वो अपना काम करे। दोस्तों, एक और पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि शुभेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया है कि करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना का लाभ मिल रहा है, जिनमें से 19.2 लाख मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। ये आंकड़े एक तरह से ये दिखाने
दिखाने की कोशिश थी कि सरकार अपना काम कर रही है और ममता झूठे आरोप लगा रही हैं। लेकिन जब ज़मीन पर इतनी शिकायतें आ रही है, इतनी महिलाएं इस योजना से बाहर हो रही हैं, इनकी शिकायतें फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हो रही हैं, तो ये दावा कितना विश्वसनीय है, ये सोचने वाली बात है। जब आंकड़े और ज़मीनी हकीकत में इतना बड़ा फासला हो, तब आमतौर पर आंकड़े गलत होते हैं, हकीकत नहीं। और इसीलिए ममता का ये कहना कि हर पात्र महिला के नाम, पते और फ़ोन नंबर इकट्ठा किए जाएं, ये बहुत ही स्मार्ट रणनीति है, क्योंकि अगर ये डेटा सामने आ जाता है तो सरकार के आंकड़ों की कलई खुल जाएगी। यही डर है जो शुभेंदु अधिकारी को इस तरह के बयान देने पर मजबूर कर रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के संवैधानिक पहलू की। एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेकर पद पर बैठा है, वो खुले तौर पर विपक्ष के प्रमुख को यह धमकी दे रहा है कि उनकी आज़ादी कुटिल कर दी जाएगी। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवाजाही की स्वतंत्रता और विरोध के अधिकार पर एक सीधा हमला है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को यह अधिकार देता है और यह अधिकार किसी भी मुख्यमंत्री की मर्जी पर निर्भर नहीं करता। ममता बनर्जी ने इसीलिए राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश दोनों को टैग किया है, क्योंकि यह मामला अब सिर्फ बंगाल का नहीं है, यह पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे का है। अगर आज एक राज्य में मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता को घर में कैद करने की धमकी दे सकता है, तो कल ये किसी और राज्य में भी हो सकता है, किसी और नेता के साथ भी हो सकता है। और अगर इस पर तुरंत सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये एक बहुत ही खतरनाक परंपरा की शुरुआत होगी। दोस्तों आइए एक और ऐतिहासिक तुलना करते हैं, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि ममता बनर्जी की राजनीतिक विरासत क्या है। ममता बनर्जी वो नेता हैं जिन्होंने वाम मोर्चे के 34 साल के गढ़ को अपनी सड़क की लड़ाई से तोड़ा था। सिंदूर, नंदीग्राम जैसे आंदोलन उन्होंने खुद जमीन पर उतर करके लड़े थे। कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी और बाहर आकर भी वो सड़क की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान रही हैं। ऐसी नेता को यह कह देना कि आप कम बोलिए, आप उम्रदराज हो चुकी हैं, ये ममता बनर्जी को नहीं जानने वाले किसी शख्स का बयान लगता है। ममता बनर्जी की उम्र से ज़्यादा उनकी सड़क पर लड़ने की क्षमता जानी जाती है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो शुभेंदु अधिकारी को समझ नहीं आ रही है। जब आप एक ऐसी नेता से टकराते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में गुजारी हो, तो कुर्सी पर बैठने से ताकत नहीं आती, ताकत आती है जन समर्थन से, और जन समर्थन आज भी बंगाल की गली गली में ममता के साथ मौजूद है। अब समापन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इस पूरे प्रकरण से कुछ बहुत गहरे सबक निकलते हैं। पहला सबक यह है कि जब सत्ता का अहंकार बढ़ता है तो उसकी भाषा गिरने लगती है, और जब भाषा गिरती है तो जन समर्थन भी गिरने लगता है। दूसरी सबक यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष को दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होती, बल्कि विपक्ष और मजबूत होकर के वापस आता है। तीसरा सबक यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी संविधान की रक्षा के लिए खड़ा है, और जब जरूरत होगी तो वो अपनी भूमिका निभाएगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि जनता की योजनाओं में गड़बड़ी करके गरीबों के हक पर डाका डालकर कोई भी सरकार लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बंगाल में जो हो रहा है वो इसी सत्य का जीता जागता प्रमाण है। ममता बनर्जी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहली जीत मिली, बागी सांसदों की वापसी की स्क्रिप्ट तैयार है, अन्नपूर्णा योजना के मुद्दे पर जन समर्थन उनके साथ है, और शुभेंदु अधिकारी के इस विवादित बयान ने उन्हें एक और मुद्दा दे दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले हफ्तों में ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है। क्या राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश इस पर संज्ञान लेते हैं? क्या बागी सांसदों की सांसदी रद्द होती है? और क्या ममता बनर्जी अगले चुनाव में फिर से अपनी वो पुरानी छवि हासिल कर पाती हैं जो एक अजय स्ट्रीट फाइटर की है? तो अब आप बताइए दोस्तों, क्या शुभेंदु अधिकारी का यह बयान संविधान का अपमान है? क्या ममता बनर्जी की ये राजनीतिक चाल कारगर साबित होगी? क्या अगले बंगाल विधानसभा चुनाव तक हवा का रुख बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारे लोकतंत्र में विपक्ष के नेता को इस तरह की धमकी देने वाले मुख्यमंत्रियों के खिलाफ संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी बेबाक राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बुंदा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।